हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखेंगे निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल। आपका विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका कक्षा 9वीं का इसमें अध्याय नंबर 3 आपको कंप्लीट कराया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अध्याय 3 जो देख रहे हो ना, जिसका नाम है अपवाह। मैं आपको पहले प्रश्न दिखाता हूँ कि कहाँ तक आपको कंप्लीट कराया जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये आपका अध्याय 4 शुरू होता है और अध्याय 3 यहाँ तक आपका समाप्त होगा, जो कि यहाँ तक आपको कंप्लीट बताया जाएगा। 17 में जो है ना, झीलों का आर्थिक महत्व। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं शुरू से। तो हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 3 अपवाह। बोला है सही, सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है। आपका 4 ऑप्शन है, इसका सही होगा तो जैसा कि इसमें आपको टिक लगाना है अ ऑप्शन अमेजन नदी। दूसरा क्वेश्चन है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। संगम ये जो होगा ना, वो देव प्रयाग। और इसका उत्तर अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि यहाँ पर देव प्रयाग। ठीक है, अगर जगह दिया है उत्तर लिखने के लिए तो आप लोग लिख सकते हैं। मैं टिक लगाकर आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर। तीसरा नंबर, प्रयागराज में किन नदियों का संगम स्थल है। तो प्रयागराज में ना गंगा और यमुना का क्या है, संगम स्थल है। ठीक है, उसके बाद सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी का उद्गम आपका होगा मानसरोवर झील। नंबर 4 का आंसर हो गया है। 5 में है, निम्न में से कश्मीर का कौन सा शहर झेलम नदी के किनारे है। तो झेलम नदी के किनारे श्रीनगर है। उसके बाद बोला है, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो चलिए इसका इसका उत्तर आगे देखते हैं। तो देखिए, ये आपका होगा नर्मदा नदी। ये वाला आपको याद रखना है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा जो है ना, वो हम लोग गोदावरी को कहते हैं। फिर नदियों द्वारा गोखूर झील का निर्माण कहाँ किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ब ऑप्शन मैदानी भागों में। अब ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन है अंतर्देशीय मौसमी झील का उदाहरण है। इसका आपका हो गया मैदानी भाग, और ये जो है ना, इसका अ ऑप्शन होगा सांभर झील। चलिए नंबर 10 देखते हैं। अब आपको ध्यान देना है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल इसका जो है ना, वो अमरकंटक है। कौन सा? अमरकंटक। इस प्रकार से हम लोगों ने सही विकल्प वाला जो क्वेश्चन था वो 1 से लेकर 10 तक वो कंप्लीट हो गया है। आगे आपका है रिक्त स्थान। फर्स्ट नंबर है, नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो नंबर 1 में भरना है यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दूसरा नंबर, सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नंबर 3 आपका है सिंधु नदी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। 4 में है, भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी यहाँ पर भरना है गंगा नदी की है। किसकी? गंगा की। प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश अपवाह तंत्र की प्रवाह दिशा। तो यहाँ पर भरना आपको पश्चिम से पूर्व की ओर है। नंबर 6 गंगा नदी का उद्गम स्थल। इसका उद्गम होगा गंगोत्री हिमनद में से माना जाता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नंबर 7 देखते हैं अब। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। यहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिम घाट में महाबलेश्वर से है। अब ध्यान देना है, अमरावती हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं।
नंबर 10 में आपका है अंतःदेशीय अपवाह अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, ये आपका है अंतःदेशीय अपवाह। इतना करने के बाद अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे सत्य या सत्य वाला में प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश बड़ी नदियों का उद्गम क्षेत्र पश्चिमी घाट है। ये आपका सत्य है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। यह भी सत्य है। अब बोला भागीरथी वे अलकनंदा की धाराएं मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। यह भी सत्य है। देवप्रयाग के निकट गंगा पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ये आपका असत्य है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोनेत्री हिम नदी से होता है। आपका ये असत्य है। उसके बाद हिम नदी से होता है, ये आपका सत्य होगा। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के प्राकृतिक निवास के रूप में प्रसिद्ध है। यह भी आपका सत्य है। हम लोगों ने 1 से लेकर 6 तक देखे हैं और टोटल प्रश्न इसमें 10 है। चलिए अब नंबर 7, 8 देखते हैं। नंबर 7 है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है। यह आपका सत्य है। उसके बाद है नर्मदा और ताप्ती नदियां एक दूसरे के समांतर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। यह आपका भी सत्य है। बूलर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है। यह भी आपका सत्य है। अब यहाँ पर देखिए गुरु गोविंद सागर नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे इसके आगे मिलान करने वाला। चलिए अब यहाँ पर सही जोड़ी बनाए। आपका खंड का ये आपका ख है। तो चलिए सबसे पहले गंगा का मिलान होगा गंगोत्री से। गंगा का गंगोत्री। तापी का मिलान करना सतपुरा श्रृंखला से। गोदावरी, गोदावरी का मिलान हो जाएगा पश्चिमी घाट से। और सिंधु, तो सिंधु का मिलान करना है मान सरोवर से। मान सरोवर। उसके बाद कृष्णा का मिलान करना है महाबलेश्वर से। और यहाँ पर क्या है सही जोड़ी का उत्तर आप लोग इस तरीके से लिखिएगा। ए का मिलान किए हैं ब, तो यहाँ पर लिखना है ब। 2 का मिलान किया गया है स, तो यहाँ पर स। 3 का मिलान किया गया है ई से। तो इस प्रकार से आपको मिलान करना है। ठीक है, ये भी मैं आपको अच्छी तरीके से बता दिया हूँ कि कैसे यहाँ पर लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न 5 है। निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। पहला, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर रहेगा पश्चिम ब्रह्मगिरी से। चलिए इसके आगे हम बोला गया है नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपका होगा कृष्णा। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले में है? इसका उत्तर रहेगा मुल्ताई। जिला आपका बैतूल है। जिला आपका बैतूल। ठीक है, चलिए नंबर 4 है इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकाली गई है? उत्तर हरि के वेराज से। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका उत्तर रहेगा गोदावरी। ठीक है, अब भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी। यहाँ पर होगा क्या होगा? लूनी। ठीक है, देखिए इसी तरीके से मैं आपको सभी का उत्तर बताऊंगा। जरा सा भी आपको परेशानी आपको नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से बताया जा रहा है। चलिए ये तो हो गया। अब लद्दाख, गिलगिट तथा पाकिस्तान से बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये आपका होगा सिंधु।
सिंधु। अब बोला है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध जो है ना महानदी पर, महानदी पर। चलिए तो 9 में है पुणे, वर्धा, वेनगंगा। उसके बाद आपका है पेनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये होगा आपका गोदावरी का है। बड़े आकार वाली झीलों को क्या कहा जाता है? बड़े आकार वाले झीलों को समुद्र कहा जाता है। नमामि देवी नर्मदे परियोजना किस राज्य से प्रारंभ हुई है? नमामि देवी नर्मदे जो है ना वो मध्य प्रदेश राज्य से प्रारंभ हुई है। ठीक है, आगे की यहाँ तक आप लोग यहाँ पर कहा गया है गोखुर झील का उदाहरण लिखिए। उत्तर रहेगा आपका बूलर झील। भारत की किसी एक लेंगुन झील का नाम लिखिए। चिल्का पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? उत्तर रहेगा आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नंबर यहाँ तक हो गया था आंध्र प्रदेश। लिंगामक्की झील कहाँ स्थित है? कर्नाटक। उत्तर रहेगा कर्नाटक। भारत की कोई 2 मीठे पानी की झीलों के नाम लिखिए। बूलर झील, डल झील, लोकताक, भीमताल। ठीक है, इस प्रकार से कंप्लीट करना है। ये आपका 16 नंबर तक हो गया है। यहाँ पर बोला है भारत के अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो आपका रहेगा यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। अब बोला है प्रायद्वीप भारत की किस नदी द्वारा ज्वारंध्र मुख्य का निर्माण होता है? नर्मदा तथा तापी नदी, तापी नदी। चलिए इसके आगे देखेंगे हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न एक है गंगा की 2 प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए। यह कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? गंगा की 2 प्रमुख धाराएं भागीरथी और अलकनंदा। यह उत्तरांचल राज्य के देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। दूसरा नंबर बोला है ना कि अपवाह तंत्र से क्या आशय है? अपवाह तंत्र से आशय किसी क्षेत्र के नदी तंत्र से है जो विभिन्न दिशाओं से बहकर आती है, विभिन्न दिशाओं से, और मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। ठीक है, ये हमारा कहलाता है अपवाह तंत्र। तीसरा नंबर है ना कि नमामि गंगे परियोजना क्या है? नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्यों प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कार्यकलाप को पूरा किया जा सके। नंबर 4 है भारत की किन्हीं 2 प्रमुख झीलों के नाम लिखिए। भारत की प्रमुख झीलें, पहला बूलर झील,
लोनार झील। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है तथा किस नदी द्वारा बनाया गया है? शिव समुद्रम कावेरी नदी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। यहाँ पर बोला प्रायद्वीपीय भारत की 2 मुख्य नदियों के नाम लिखिए। प्रायद्वीपीय भारत की 2 मुख्य नदियाँ गोदावरी एवं कृष्णा। सिंधु एवं गंगा नदी का उद्गम स्थान लिखिए। तो उद्गम स्थान सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलती है। अब बोला है यहाँ पे तिब्बत से, हाँ, और गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। अब यहाँ पर बोला गया है जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। वह उच्च भूमि जो पड़ोसी अपवाह स्रोत को एक दूसरे से अलग करती है जल विभाजक कहलाती है। उदाहरण के लिए आम्बला सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच जल विभाजक पर स्थित है। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर कंप्लीट करना है। चलिए तो इसकी नंबर 9, कौन सी प्रायद्वीप नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है? समुद्र में प्रवेश करने से पहले वह किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है? नर्मदा एवं ताप्ती 2 ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। इसके आगे बोला गया है नदी तंत्र किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी नदी तथा उसकी बड़ी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए नंबर 10 तक हो गया है प्रश्न। अब इसके आगे लघुत्तर 11, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट क्यों है? तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं गाद की मात्रा बहुत कम होती है। उसके बाद बोला है हिमालय से निकलने वाली नदियों के 2 आर्थिक महत्व। तो विद्यार्थी प्रश्न दिया था हिमालय से निकलने वाली। पहला पॉइंट, सिंचाई के लिए नहरों के द्वारा प्राप्त जल की उपलब्धता। दूसरा, हिमालय से निकलने वाली नदियों के दोनों ओर अनेक नगरीय बस्तियां स्थित है। इन बस्तियों को नदियों से पेयजल की प्राप्ति होती है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देना प्रश्न 13, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की 2 प्रमुख विशेषता। पहला, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट लिखना है। तो पहला, प्रायद्वीप नदियां कठोर चट्टानों पर सीधी बहती है, अतः इनसे विसर्प का निर्माण नहीं होता है। दूसरा, यह नदियां उथली घाटियों में बहती है। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। प्रिय विद्यार्थी, मैं आपको ज्यादा बड़ा उत्तर भी नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बुक में देखा है उसमें ज्यादा 2 से 3 लाइन दिया गया है लिखने के लिए। तो उसी के हिसाब से मैं आपको आंसर भी बताने वाला हूँ सभी का। चलिए, उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों में कोई दो अंतर
देखिए आपकी बुक में बोला है 2 ही अंतर लिखना है, ये आपका उत्तर भारत है, ये आपका दक्षिण भारत है। अगर देखिए जो मैं पॉइंट आपको बताऊंगा एक लाइन में नहीं हटेगा तो आपको दूसरा लाइन में भी लिखना है, क्योंकि प्रश्न में आपका 2 ही अंतर लिखना है। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको टोटल 5-5 पॉइंट दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, जो सबसे आसान आपको लगेगा ना उसमें आपको 2 पॉइंट लिख लीजिए है बस। प्रश्न में कहा गया है 2 ही अंतर लिखना है, तो इसमें जो आपको देखिए टोटल 5 पॉइंट इसमें भी है, टोटल 5 पॉइंट इसमें भी दिया है। जो सबसे आसान लगेगा 2 पॉइंट इससे आपको चुनना है, 2 को इससे चुन करके आपको लिखना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मैं बता दिया हूँ अच्छी प्रकार से, 5-5 पॉइंट दिया है, लेकिन आपको 2-2 पॉइंट लिखना है। तो चलिए आगे का प्रश्न अब देखते हैं। 15 नदी प्रदूषण कम करने के कोई 2 उपाय। तो देखिए यहाँ पे पहला, औद्योगिक कचरे को नदियों में प्रवाहित करने पर प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरा, सीवेज लाइनों के जल को परिष्कृत किया जाए। ठीक है, इस प्रकार से 15 हो गया है। 16 है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों है। 16 नंबर में जो कहा गया ना अर्थव्यवस्था के लिए, तो पहला पॉइंट आपको लिखना है पानी की प्राप्ति। नदियों से हमें प्राकृतिक ताजा व मीठा पानी मिलता है। देखिए आपकी बुक में ज़्यादा जगह नहीं दिया, बिल्कुल 2 लाइन दिया, उसी के हिसाब से मैं आपको उत्तर भी बताऊंगा। दूसरा पॉइंट लिखना है उपजाऊ मृदा। इसमें लिखना कि ये नई मृदा बिछाकर उसे खेती योग्य बनाती है। एक पॉइंट और लिखना है बस्तियों का निर्माण। नदियों के तटों ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को आकर्षित किया है। बस 3 पॉइंट आपको लिखना है और सभी मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूं, यानी कि छोटा उत्तर। ठीक है, झीलों का आर्थिक महत्व लिखिए। बोला गया झीलों का आर्थिक महत्व। पहला पॉइंट आपका हो गया नौका वहन। नौकायान के माध्यम से झीलों से धन व आय की प्राप्ति होती है। फिर दूसरा पॉइंट आपका रहेगा मछली की प्राप्ति होती है। तीसरा अगर आप लिखना चाहें तो जलीय खेलों का आयोजन, यानी कि झीलों में कई प्रकार के जलीय खेलों का आयोजन होता है। शहरों व नगरों में जल आपूर्ति, झीलों के पास बसे शहरों की जल आपूर्ति इसी से होती है। 5वां पर्यटन, झीलों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होती है। प्रिय विद्यार्थी, इस प्रकार से टोटल 5 पॉइंट दिया है, तो इसमें आपको 3 पॉइंट लिखना है जो आपको आसान लगेगा। जो आपको आसान लगता है 3 पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, या फिर आप तो ठीक है, इसी के साथ आपका अध्याय 3 समाप्त हो गया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। कमेंट में बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।